हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का चालू करने जा रहे हैं एंड दैट चैप्टर इज डेवलपमेंट। राइट नाउ, व्हाट इज डेवलपमेंट? जनरली लोग क्या करते हैं ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक तरह से समझ लेते हैं। देखा जाए तो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट, इट इज नॉट एग्जैक्टली अ डेवलपमेंट। लोगों को बहुत ज्यादा इसके अंदर मिस इंटरप्रिटेशन होता है कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अब एक छोटे बच्चे थे एकदम टाणे से, ठीक है। अब आप एकदम लंबे हो गए। नाउ दिस इज योर ग्रोथ, नाउ दिस इज योर ग्रोथ, राइट? हाइट ग्रोथ जिसको बोलते हैं। अब आप बड़े हुए, आपकी सोच बदली, आपका कपड़े पहनने का तरीका बदला, खाने पीने की चीजें बदली, ठीक है, आपका काम करने का तरीका बदला। तो ये क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। समझ रहे हो भैया? सो होता क्या है ना कि ग्रोथ एक छोटा कंसेप्ट है, डेवलपमेंट एक ओवरऑल कंसेप्ट है। ग्रोथ आपको छोटी सी चीज बताता, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिकेशन देता है, जबकि डेवलपमेंट आपको ओवरऑल इंडिकेशन देता है। जैसे मैं बात करूं कंट्री की, जैसे मैं बात करता हूं कंट्री की। अब अगर आप कंट्री का एग्जांपल लो तो कंट्री के अंदर सपोज पिछले साल कंट्री ने 1000 किलो का प्रोडक्शन किया, कोई भी प्रोडक्ट एक्स का, ठीक है। अब कंट्री ने इस साल 2000 किलो का प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो वो क्या होती है? ग्रोथ हुई है। अगर मैं प्रोडक्शन वाइज देखूं तो इट इज अ ग्रोथ। पर उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ी होगी, हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा, हम उसको मार्केट में बेचेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। तो फिर वो चीज क्या हो गई? डेवलपमेंट हो गई। समझ रहे हो? तो होता यह है कि ग्रोथ आपको एक छोटा सा इंडिकेशन देता है, डेवलपमेंट आपको ओवरऑल इंडिकेशन देता है, राइट? सो डेवलपमेंट बेसिकली हम लोग बहुत सारे क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे जज करते हैं कि कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है, राइट? बट वो अपन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा अपन उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। नाउ पॉइंट ये आता है, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या हर किसी के लिए डेवलपमेंट एक ही जैसी चीज है? ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने देखा कि सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो सबके लिए डेवलपमेंट का तरीका भी अलग होगा, सबके गोल्स भी अलग होंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे लिए मेरी डेवलपमेंट होगी मैक्सिमम प्रॉफिट। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट ही मेरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा। मैं एक क्रिकेटर हूं, तो मेरे लिए मेरा सबसे ज्यादा रन बनाना या सबसे ज्यादा विकेट्स लेना मेरा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। वैसे कंट्री के लिए अपने रिसोर्सेज को सबसे अच्छी तरीके से यूज करना उसका डेवलपमेंट होगा। एक फार्मर है, उसके लिए सबसे ज्यादा क्रॉप्स उगा के, अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स उगा के उसको मार्केट में बेचना उसके लिए डेवलपमेंट होगा। सो बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट पीपल इज इक्वल टू डिफरेंट गोल्स। Different people is equal to different goal. It is as simple as that. एक बच्चे के लिए उसका गोल होता है सबसे ज्यादा मार्क्स लाना, ठीक है। किसी भी टीचर के लिए उसका गोल होता है, उसके डेवलपमेंट क्या होता है, जब उसके बच्चे सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हो। सो दैट इज डिफरेंट पीपल इज इक्वल टू डिफरेंट गोल्स। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जो आपके लिए डेवलपमेंट है, कोई जरूरी नहीं वो सामने वाले के लिए डेवलपमेंट हो। जो आपके लिए सक्सेस है, जरूरी नहीं कि सामने वाले के लिए वो सक्सेस हो। दैट मीन्स गोल फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्शन टू अनदर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज मेरे लिए गोल है, जो मेरा सक्सेस है, जरूरी नहीं है वो किसी दूसरे के लिए वो सक्सेसफुल हो सकता है वो उसके लिए खराब हो। एक एग्जांपल देता हूं। एक टेररिस्ट होता है, हाँ बहुत बुरा एग्जाम्पल, बहुत खतरनाक एग्जांपल दे रहा हूं। सो एक टेररिस्ट होता है, उसके लिए उसका सक्सेस क्या है, उसका गोल क्या है? उन टेररिस्ट का गोल क्या होता है? लोगों को मारना। दैट इज देयर गोल। बट इससे लोगों को कितना नुकसान हो रहा है? हमारी कंट्री के अंदर पीस खत्म हो जाता है, लोग मर जाते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पूरी नीचे चली जाती है।
तो क्या वो उसके लिए गोल है? वो उसके लिए गोल है जो सक्सेसफुल है, बट हमारे लिए वो अनसक्सेसफुल चीज है। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। कंट्री जगह जगह पे डैम्स बनाना चाहती है, कंट्री डैम्स बनाना चाहती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें करना चाहती है, पर वो डैम्स बनाने के लिए कंट्री को डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, है ना, कंट्री को डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो आप देखो, एक तरफ कंट्री सोच रही है कि हम लोग एक डैम बनाए, लोगों को रिजर्वायर्स बना के दे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, दैट इज अ गुड थिंग, बट उसके लिए उनको बहुत सारे आदिवासियों को हटाना पड़ा, फॉरेस्ट हटाने पड़े। सो दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंट, अ गोल फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्शन टू अनदर, राइट? समझे मेरी बात? सो अभी गाइस क्या है कि अब हमें ये पता करना है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है, राइट? तो इसके लिए क्या है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटीज यानी वर्ल्ड बैंक ने एक क्राइटेरिया दिया है, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग, एंड दैट क्राइटेरिया इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। दैट क्राइटेरिया इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, राइट? अब पर कैपिटा इनकम होता क्या है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कंट्री की तो जितनी भी इनकम है, नेशनल इनकम, उसको कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी एक कंपनी है जहां पे 10 वर्कर काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी में वो सारे वर्कर मिलके सपोज लाख रुपए कमाते हैं, तो लाख रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 10 है, तो एक जना कितना कमा रहा है? 10,000 रुपए, राइट? तो दैट इज द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है। अब ऐसे अगर हम कुछ 2019 के हिसाब से डेटास को देखें तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज $2,117। वहीं अमेरिका का पर कैपिटा इनकम आप देखोगे तो $65,111, ठीक है? अभी क्या आपको सच में लगता है पर कैपिटा इनकम मेथड एक राइट मेथड है? देखो, मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताता हूं। इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहली चीज कि कोई भी कंट्री जो छोटी कंट्री हो, कोई भी कंट्री जो छोटी है, ठीक है, तो उसकी पॉपुलेशन कम होगी, तो डेफिनेटली उसकी पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा ही हो गई ना। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड बैंक में आप लिस्ट में जाओगे तो उन्होंने सबसे टॉप पे जो कंट्री का नाम लिखा है दैट इज लग्जमबर्ग। दैट इज लग्जमबर्ग करके एक छोटी सी कंट्री है जिसका पर कैपिटा इनकम कुछ 1,13,000 समथिंग है, $1,13,000। अब वो कंट्री इतनी छोटी सी है, उसकी इनकम ज्यादा है, अगर डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली रेशियो तो ज्यादा ही निकलेगा, ठीक है? इवन आपको मैं बताता हूँ, इंडिया का रैंक तो कुछ 100 के पार आता है पर कैपिटा इनकम में। हमसे जो छोटी छोटी कंट्रीज है, हमसे जो इंडिया से छोटी छोटी कंट्रीज है, वो इंडिया से आगे है। वेटिकन सिटी, ठीक है, उसकी टोटल पॉपुलेशन ही 1000 के आसपास है, तो डेफिनेटली उसका पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा ही होना है ना। सो इस पर कैपिटा इनकम मेथड का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है। तो जो कंट्रीज पॉपुलेशन में कम है उनकी पर कैपिटा इनकम डेफिनेटली हमसे ज्यादा ही होनी है। यार, इंडिया के अंदर तो एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है हर साल। ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतने तो इंडिया में एक साल में बच्चे पैदा होते हैं। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो इंडिया की इनकम को और ऑस्ट्रेलिया की इनकम को, राइट? दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मैटर। दूसरी चीज, क्या आपको लगता है इनकम इज द ओनली मैथड? क्या इनकम इज द ओनली गोल फॉर एनी कंट्री? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसा आपको सब कुछ खरीद के दे सकता है? वेल, दैट्स नॉट द ट्रूथ, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहीं पढ़ा था, भूटान इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड आइसलैंड इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब वो कंट्री में ना रिसोर्सेस है, ना अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट फिर भी वो हैप्पीएस्ट है, वो सेफेस्ट है। तो अगर मैं इनकम मेथड के हिसाब से जाऊं तो
उन कंट्रीज का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, बट स्टिल दे आर टू बी टर्म्ड एज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री। अब अगर मैं बात करूं इजराइल की, इजराइल इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री। ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन किया था जिसमें उन्होंने अपने ओलंपियंस का बदला लिया था। हुआ ही होता कि एक म्यूनिक ओलंपिक्स हुआ था, उसमें इजराइल के कुछ प्लेयर्स को आतंकवादियों ने हॉस्टेज बनाया था और उनको मार दिया था। तो इजरायलियों ने उन सारे आतंकवादियों को पकड़ पकड़ के उनके घर में घुस के उनको मारा। एंड तब से इजराइल इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप एक चीज सोचो, क्या इनकम के बेसिस पे अगर मैं डिसाइड करूं तो ये सारी कंट्रीज यूएसए से नीचे आती है, बट स्टिल दे आर टू बी टर्म्ड एज वन ऑफ द सेफेस्ट, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री। तो क्या इनकम इज द ओनली मेथड? डेफिनेटली नॉट। देयर आर वेरी अदर मेथड्स जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए whether to categorize the countries into developed, underdeveloped and developing। इसका एक एग्जांपल हम इंडिया के हिसाब से लेते हैं कि सपोज आपके पास एग्जांपल लेता हूं केरला, महाराष्ट्र, ठीक है, केरला, महाराष्ट्र एंड मे बी यू कैन टेक एनी स्टेट, से फॉर एग्जांपल राजस्थान, ठीक है। These are the three states of our country. So अगर आप देखोगे हमने 3 स्टेट्स लिए हैं, केरला, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ठीक है। अगर आप एक चीज देखो तो महाराष्ट्र के अंदर यू मे फाइंड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, यू मे फाइंड, राइट। बट अगर आप केरला में जाओगे, इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लिटरेसी रेट, इट ऑल्सो हैज द मोस्ट less number of infant mortality rate, or standard of living is much better in Kerala as compared to Maharashtra and Rajasthan, right? तो अब आप एक चीज सोचो, अच्छा हम राजस्थान की बात करेंगे तो इसके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, इसके पास क्या है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग वहां पे फार्मर्स है। तो अब आप एक चीज समझो, एज कंपेयर टू 3 स्टेट्स, महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा इनकम है, राजस्थान के पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, बट अगर आप लिटरेसी रेट की बात करो, हॉस्पिटल्स की बात करो, ठीक है, हेल्थ एंड केयर की बात करो, देन इन सब केसेस में केरला सबसे आगे है। तो अगर मैं इनकम क्राइटेरिया से जाऊं तो मैं ये बोल दूं कि महाराष्ट्र इज द बेस्ट, वेल डेफिनेटली नॉट। सो इसीलिए किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत जरूरी है कि इनकम के अलावा अदर फैक्टर्स को भी वो कंसिडर करें। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक फैसिलिटीज दी जाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किए जाए, इससे क्या होगा, कंट्री को फायदा होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कई बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज ऐसी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ले लो इजराइल का ही अपन एग्जांपल लेते हैं। इजराइल क्या करता है, इजराइल एक जबरदस्त मेथड लेके आया है कि जितने भी मार्केट के अंदर जितने भी यंगस्टर्स हैं, अगर वो कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, वो कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो इजराइल के अंदर एक सिस्टम है कि आप स्टार्टअप करो, ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट आपको देगी, कुछ इन्वेस्टमेंट आप लगाओगे, राइट। दोनों साथ में बिजनेस करो, दोनों साथ में बिजनेस करो। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या करना है, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आप ब्याज के साथ गवर्नमेंट को पैसा लौटा दो। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप जो पैसा अपने गवर्नमेंट से लिए नहीं लौटाओगे, चलेगा, मतलब इंटरेस्ट आपको नहीं लौटाना है, ठीक है, जितना प्रिंसिपल अमाउंट है वही आपको लौटाना है। तो इससे क्या होता है, वहां के जितने भी स्टार्टअप होल्डर्स हैं, दे फील हैप्पी, राइट। तो इनकम इज नॉट द ओनली फैक्टर, और भी बहुत सारी चीजें होती है। अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है ना, अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज है ना, पब्लिक फैसिलिटीज मतलब ट्रेन्स, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके बाद पब्लिक पार्क्स, पब्लिक गार्डन्स, ये सब चीजें लोगों को देना, इजीली अवेलेबल होना,
ये सब चीजें भी डेवलपमेंट के अंदर आता है। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं फिनलैंड। फिनलैंड दुनिया की सबसे ज्यादा लिटरेट कंट्रीज एंड दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में आता है। तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन फिनलैंड कैन बी सेड एज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। तो ऐसी कंट्रीज जिसके अंदर ये सारे फैक्टर्स कवर होते हैं, सारे गोल्स कवर होते हैं, दैट कंट्री इज कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्री, राइट। सो इनकम ही अकेला फैक्टर नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सो अब हमारे सामने ये चीज आती है कि और क्या क्या फैक्टर्स है जिससे हमें कंसिडर करना चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने कुछ अदर मेथड्स भी बताया है, जिसको कुछ इंडिकेटर्स भी बताया है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए while recognizing the development status of any country. First is infant mortality rate. अब वो होता क्या है? तो it is very simple. Number of children dying before attaining the age of 1 year per 1,000 children is called infant mortality rate. यानी कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है एंड वो 1 साल की उम्र अटेंड करने से पहले ही मर जाता है, एक साल की उम्र अचीव करने से पहले ही वो मर जाता है, then he is said to be in infant mortality rate. दूसरी चीज उन्होंने बताई है, that is literacy rate. अब लिटरेसी रेट क्या होती है? 14 to 15 इयर्स के कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक एजुकेशन ली है, that is said to be the literacy rate, right, per 1,000 children. That is as simple. ये आपने बचपन से पढ़ाई है, right? और अलग अलग उन्होंने क्राइटेरियाज दिए हैं, जैसे नेट अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो। आई होप लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो आपको पता हो कि ऑन एन एवरेज एक कंट्री के अंदर कितने ईयर्स तक लोग जिंदा रहते हैं। जैसे इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो 66-67 ईयर्स। अच्छा, हम ये क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि अगर देखो एक सिंपल सी चीज है, किसी कंट्री के इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे बेसिक हेल्थ नहीं है, हेल्थ सिस्टम्स नहीं है, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है कंट्री के पास, इसलिए वहां पे बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो मतलब क्या है कि उस कंट्री का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वो हेल्दी खाते हैं, हेल्दी तरीके से जीते हैं, इसकी वजह से उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो ज्यादा है, राइट। सो ये सारे क्राइटेरियाज को हम कंसिडर करेंगे एंड देन हम उसके बाद बताएंगे कि हमारी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहता है एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि हम कैसे अपनी डेवलपमेंट को लॉन्ग टर्म तक रखें। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसको आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके, जो आपको लॉन्ग टर्म तक हेल्प कर सके, जो आपकी फ्यूचर जनरेशन को भी मदद कर सके, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम बायोगैस प्लांट्स बनाए, हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जो रिन्यूएबल हो, नॉन एग्जॉस्टिबल हो, ठीक है। हम हमारी करंट जनरेशन को इतना स्कोप दे दें कि आने वाला फ्यूचर उनके लिए बेटर बन जाए। आप इस तरह के मेथड्स बनाए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाए, आप ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे यूथ को फायदा हो, जैसे इजराइल ने बनाई है, ठीक है, और फिनलैंड ने बनाई है, ऐसी पॉलिसीज बनाए। आप एजुकेशन पे फोकस करें और ऐसी एजुकेशन जो फ्यूचरिस्टिक हो, ठीक है। जितनी भी बेकार एजुकेशन के पार्ट्स हैं उनको हटा दिया जाए और जो एक्चुअली वर्थफुल है उनको एग्जीक्यूट किया जाए। सो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी जस्ट टू इंश्योर कि उसका डेवलपमेंट प्रोसीजर लॉन्ग टर्म तक रहे एंड कंट्री धीरे धीरे आगे बढ़े। इट्स वेरी सिंपल गाइस, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं कंट्री, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ग्रो होगी, इट वोंट बी अ लॉन्ग टर्म। एग्जांपल जापान ले सकते हैं। जापान ने शुरुआत से हिरोशिमा नागासाकी के बाद से आज तक हमेशा अपने ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा डेवलपमेंट में लगाया है। उन्होंने बहुत फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ रखी अपनी, उन्होंने फ्यूचर को प्लान किया, उन्होंने फ्यूचर एस्टिमेट किया और उसके हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की। तो इंडिया बीइंग सच ए डाइवर्सिफाइड कंट्री, इट इज नेसेसरी फॉर अस कि हम एक ऐसा प्लान बनाए जो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म तक चले, जिसकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा हो, राइट। सो यस, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है गाइस। सो
Thank you so much. And if you like this video, just like and subscribe and share it with your colleagues.